स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है खबर दमदार का, और दिन भर की दमदार खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बहराइच से खबर है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। गन्ने के खेत में बिजली का हाई टेंशन तार गिर गया और उससे गन्ने की पूरी फसल राख में तब्दील हो गई। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, 2 एकड़ का जो खेत था गन्ने का पूरी तरह इस आग में तबाह हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मोतीपुर तहसील के अड़गगोडवा गांव का ये मामला है। तो बिजली विभाग की लापरवाही जो किसान पर भारी पड़ गई। तो वो तो शुक्र है कि कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, वरना सोचिए कितना बड़ा ये हादसा होता। लेकिन किसान की मेहनत खाक में तब्दील हो गई बिजली विभाग की लापरवाही से। साध्वी प्राची ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए मौलवियों से 2 बच्चों को लेकर फतवा जारी करने को कहा है। उनका कहना है क्योंकि कम जनसंख्या राष्ट्र के हित में है। उन्होंने कहा लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून बनने चाहिए। संभल के चंदौसी में पहुंची थी और वहां उन्होंने ये बातें कही। से कहूंगी जो साध्वी प्राची का बड़ा विरोध करते हैं, देश हित में राष्ट्र हित में निर्णय लीजिए। मौलवियों, साध्वी प्राची आपके साथ है। आप फतवे जारी करिए कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं जनसंख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में जाओ तो भीड़ मिलती है, हॉस्पिटल में जाओ तो भीड़, सड़कों पर जाओ तो भीड़। और फिर चिल्लाते, विपक्ष चिल्ला रहा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही। बेरोजगारी का समाधान केवल एक है, जैसे लव जिहाद का कड़े से कड़ा कानून की मांग करें। 2 बच्चों का कानून हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी को अपने संसदीय क्षेत्र को तोहफा दिया है। 614 करोड़ की सौगात दी है। दीपावली से पहले इतनी बड़ी सौगात मिलने से काशीवासी बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और वाराणसी की जनता से जुड़े। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण भी किया और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। वाराणसी के लिए आज पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 614 करोड़ रुपए की सौगात बनारस को दी, जिसमें 219 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 300 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने काशी के कुछ लोगों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस के लिए उन्होंने जो भी काम किया है वो सब महादेव की कृपा है। वैसे ये भी महादेव का आशीर्वाद ही है। जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री का वर्चुअल स्वागत किया और फिर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से काशी के लिए टाइम निकाला। वाराणसी में इन योजनाओं के शुरू होने से विकास को रफ्तार मिलेगी। जो अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आज समय एक बार फिर से हमें प्रदान किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के विकास की लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी हुई 600 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वाराणसी में लटकते बिजली के तार बड़ी समस्या थे, लेकिन अब उन्हें अंडरग्राउंड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से जल्द ही काशी वासियों को इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वाराणसी काफी तेजी से प्रगति कर रहा है, चाहे वो शहरी इलाके हो या गांव के इलाके हो, हर जगह विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। शहर व देहात के ई विकास योजना में पर्यटन भी हो, संस्कृति भी और सड़क, बिजली, पानी भी। हरदम प्रयास यही होला कि आपन काशी के हर शख्स के भावनाओं के अनुरूप ही विकास का पहिया आगे बढ़े। इसलिए ये विकास आज अपने आप में इस बात का उदाहरण है
कि बनारस कैसे एक साथ हर क्षेत्र में, हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और साथ में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार और जनप्रतिनिधियों को दिया। देश में बिना रुके, बिना थके चल रहे इन विकास कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरकारी मशीनरी से साथ जुड़े हुए सभी मुलाजिम को, इन सबको इस सफलता के लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बलरामपुर दौरे की। तो 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल से सटे इस इलाके में पहुंच चुके हैं। शक्तिपीठ देवीपाटन पहुंचे मुख्यमंत्री और विशेष पूजा अर्चना यहां पर करनी है। मंदिर में ही आज रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो 2 दिन का दौरा है। उससे पहले नवरात्र में भी शक्तिपीठ में पहुंचे थे। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है, सर्वेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी बताएंगे। तो सर्वेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ इस वक्त चल रहा है यहाँ पर और क्या कार्यक्रम आगे है? कि यहाँ लगभग 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं देवीपाटन शक्तिपीठ में और वो मंदिर में गए हैं। कुछ अनुष्ठान था मंदिर का, उसी अनुष्ठान में वो शामिल हुए हैं और कई दिनों से अनुष्ठान चल रहा था। कई जगह के इसमें विद्वान पंडित इसमें इकट्ठा हुए थे, तो वो अनुष्ठान के समापन पर आए हैं और वो अनुष्ठान चल रहा है और अभी उसी पूजा अनुष्ठान पे बैठे हुए हैं और इसके बाद हो सकता है वो निकले और मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन करें और रात में यही विश्राम करने का उनका प्रोग्राम। और सुबह वो फिर अपने जो नृत्य क्रिया उनकी होती है, सुबह वो गौशाला जाते हैं और मंदिर में मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। तो यही इनका प्रोग्राम है और ये रात में अभी विश्राम करेंगे और कल सुबह उनका 8:30 से 9 के बीच में वापस लौट जाने का प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश आपका। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस वक्त जो एक बड़ा अनुष्ठान चल रहा है देवीपाटन मंदिर में, उसका समापन आज होना है और उसी में शामिल होने के लिए जो पूजा अर्चना है उसमें इस वक्त बैठे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसमें शामिल होने के बाद रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे। बात सियासत की तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के भी कई दिग्गजों ने एसपी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो जो बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ नाम आपको बता दें। उनमें पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल हैं, पूर्व सांसद केसर जहां हैं, बीएसपी के पूर्व सांसद कैलाश नाथ सिंह यादव और उनके बेटे सुनील यादव हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है। तो अभी नतीजे आए नहीं है, लेकिन फिलहाल आरोप लगाना शुरू हो चुका है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया है। जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। चलिए, तो आरोप लगाना शुरू हो गया है। बहरहाल उपचुनाव के नतीजे अब कल आने वाले, लेकिन जो एक चहल पहल, जो रौनक, जो हलचल होती थी वो इस बार कहीं नजर नहीं आ रही। उन्नाव की बात करें तो यहाँ मिठाई के बकायदा ऑर्डर बुक हो जाते थे, तो किसी हर पार्टी को अंदाजा होता है कि क्या नतीजे होने वाले हैं, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी ने मिठाई के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है। तो ऐसे में यहाँ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। बांगरमऊ सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के बाद अब वोटों की काउंटिंग की काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच जो प्रत्याशी है और जो पार्टियों के नेता हैं वो मिठाई का ऑर्डर दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकान पे खड़े हैं जहाँ के लड्डू उन्नाव में बहुत फेमस हैं।
और इस दुकान में हम उनसे जानेंगे कि आपकी कितने कैसा लड्डू का उनकी बिक्री रही, क्या किसी पार्टी के नेता ने उनसे लड्डू लिए या नहीं, या पार्टी के कार्यकर्ता आए या नहीं, क्या लगता है इस बार चुनाव में कोई आया कि नहीं आए तो, लेकिन अभी जिस हिसाब से लड्डू का ऑर्डर देना चाहिए वो लड्डू का ऑर्डर नहीं मिला। क्या कार्यकर्ता कुछ कम कर रहा है या कोई बल्क में ऑर्डर नहीं दिया? नहीं, अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया है। 1-8 किलो वाले हैं? हाँ, 1-8 किलो वाले हैं। अच्छा, देखिए दुकानदार का इतना कहना है जैसा हर चुनाव में होता था कि जीत को लेकर प्रत्याशी आश्वस्त दिखते थे, कार्यकर्ता आश्वस्त दिखते थे, लेकिन इस चुनाव में जीत को लेकर कोई आश्वस्त नहीं है, जिस कारण लड्डू की बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली। तो किसी भी जीत प्रत्याशी की तरफ से बल्क ऑर्डर अभी लड्डू का नहीं दिया गया है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। तो ये सीट बाकी सीटों से इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ की सीट इसलिए खाली हुई जो विधायक थे उन पर रेप का आरोप लगा और वो सलाखों के पीछे चले गए। बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे और हम तो आपके साथ सुबह 6 बजे से बने हुए हैं हर एक अपडेट देने के लिए। तो देवरिया की बात करें तो उपचुनाव से पहले यहाँ गहमा गहमी का दौर जारी है। कई राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, दुकानदारों से संपर्क कर रहे हैं, मिठाई के दुकानदारों से, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने अपनी पार्टी का नाम अभी नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ उहापोह की स्थिति है या उपचुनाव है, तो इसलिए अभी नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन कुछ जगह मिठाई जरूर यहां पर बुक कराई गई है। देवरिया जिले की सदर विधानसभा सीट का उपचुनाव तो हो चुका है। मतगणना कल 8 बजे शुरू होगी और मिठाई की दुकान भी सज चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं देवरिया जिले के एक स्वीट हाउस पे। आप ये देख सकते हैं कि कई वैरायटी की मिठाइयां हैं। इसमें लड्डू है, पेड़ा है, बर्फ़ी है। ये मिठाई दीपावली के लिए बन रही है, लेकिन देवरिया जिले में किसी राजनीतिक दल की मिठाई हो सकती है। और यहाँ पे कई तरह की मिठाई हैं। कई राजनीतिक दलों ने एक दुकानदार से संपर्क भी किया है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। क्या भैया, किसने किसने संपर्क किया है, क्या नाम? संपर्क तो कई लोगों ने किया है, लेकिन किसी दल ने अपना नाम नहीं बताया। और क्या बताया उन लोगों ने? मिठाइयों के दाम पूछे, क्वांटिटी पूछी, लेकिन अभी तक कोई आर्डर नहीं मिला है। तो देखिए, इनको आर्डर तो ज़रूर नहीं मिला है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने इनसे मिठाई के लिए संपर्क जरूर किया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यह मिठाई किसका मुंह मीठा करेगी। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। बिल्कुल, ऑर्डर तो आएगा, लेकिन किस पार्टी की तरफ से आएगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। बहरहाल सबके बीच माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इन माफियाओं का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। अब तक की गई कार्रवाई में माफियाओं को अरबों रुपए की आर्थिक चोट पहुंच चुकी है। किसी का अवैध मकान, मॉल, गेस्ट हाउस गिराया गया, तो किसी ने खुद ही जो कब्जा की गई उनके निर्माण थे उनको खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई की जद में अब तक 210 माफिया और गैंगस्टर आ चुके हैं और इन्हें 766 करोड़ की आर्थिक चोट पहुंचाई जा चुकी है। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ प्रयागराज, मऊ, गाजीपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन और पीडीए ने अब तक पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत कुल 23 लोगों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से इन्हें करीब 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब नुकसान तो क्या, क्योंकि ये संपत्ति इनकी थी ही नहीं, अवैध तरीके से जुटाई गई थी। बहरहाल वहीं पूर्वांचल की मुख्तार अंसारी समेत 104 माफिया और उसके करीबियों की 103 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी, उसके बेटों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और 100 करोड़ की संपत्ति ढा दी गई और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिनकी कुर्की भी की गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर लखनऊ से है, जहां एसीएस ओम अवनीश अवस्थी ने हजरतगंज कोतवाली का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने मेदांता अस्पताल में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत के बाद महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ सर, बालिग है सर। हाँ, तो इस अस्पताल में पहुंचे हैं और साथ में एसीएस होम अवनीश अवस्थी और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे भी मौजूद थे। चलिए, इसी के साथ खबर दमदार में इतना ही और ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए उत्तराखंड की खबरें। भैया